बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, इंटरनेशनल फ्रंट पे जो मामलात हैं वो एक निहायत ही अलार्मिंग है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक डोमिनेंस की सोसाइटी या हम अमेरिकन डोमिनेंस की बात करते हैं, उसके रिपरकशंस अब डिफरेंट जो है वो खित्ते पे आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारी पड़ोसी मुल्क ईरान के अंदर जिस तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो जिस तरीके से नजर आ रहा है, अब दो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू दो इस वजह से आ रहे हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर शटल डाउन है। वो हम इंटरनेट रिसोर्सेज की बात करें या सोर्सेज ऑफ द न्यूज़ की बात करें, ठीक है, एक एजेंडा वहां से या एक सोर्स ये आ रहा है कि वहां पर जो आवाम है उनके फंडामेंटल्स की एक जंग है, जो जिसके खिलाफ वो रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ वो बाहर आए हुए हैं। उसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें जिस तरीके से अमेरिकन या हम जो है वो इजरायली एजेंडे की बात करें, तो वो वहाँ पर ये फैला रहे हैं न्यूज़ के ईरान ने जो है वो फंडामेंटल सलब कर लिए हैं, वो वहाँ पर अट्रॉसिटीज़ डिफरेंट किस्म की हो रही हैं। और एक जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से मुसलसल धमकियाँ और सख्त बयानात आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। रिजीम चेंज क्या होने लगी है? अगर रिजीम चेंज ईरान के अंदर होती है तो अपकमिंग क्या रिपरकशंस होंगे इस खित्ते के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि जिस तरीके से एग्जांपल श्रीलंका की ले लें, हम नेपाल की ले लें या कि हम बांग्लादेश की ले लें, तो ये एक ऐसा एरा है, ये एक ऐसा डेकेड है जिसके अंदर रिजीम चेंज का फिनोमेना जो है वो जेन जी जब बाहर निकलती है तो वो करके दिखाती है। क्या होने जा रहा है, इसी हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के पहले चंक पे मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, सबसे पहले तो क्या समझते हैं, ईरान में जारी एहतजाज महज मुआशी मुतालबात तक महदूद है या एक मुकम्मल निज़ाम जो है वो उसकी तब्दीली की बुनियाद बन चुका है? सर, आई थिंक ये तो बड़ा क्लियर बात है कि इस वक्त ये बड़ा प्लान तरीके से अमेरिकन ने और इसराइलीज ने सरहद पार करवा के वहाँ से इराक की तरफ से और दूसरे मुल्कों की तरफ से यहाँ पर पेनिट्रेट किया है। जिस तरीके से इन्होंने पहले मुसाद के साथ मिलके, रॉ के साथ मिलके इन्होंने वहाँ पर ईरानियन जो है साइंटिस्ट मारे, कमांडर्स मारे और उसके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको इंटरनल नुकसान बचाया। तो अभी उसी तरह से इनको इन्फ्लेट किया, उन्होंने इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए ना, अगर मस्जिदें जला रही हैं तो मस्जिदें कोई ईरानी मुसलमान या कोई भी नहीं जला सकता। इट इज ऑलवेज बाहर के बैरूनी हाथ इसमें शामिल है। और उसके बाद जिस तरीके से फैलाई गए हैं, लोगों के अंदर से फायरिंग भी हो रही है, दैट मीन कि दे आर फुली आर्म्ड। और ये बड़ी ईरान की गवर्नमेंट को चाहिए था कि जी अगर उनके जज्बात जो भी तहफ़्फ़ुज़ात इमीडिएटली रिजॉल्व करें, नोइंग कि दे आर बीइंग देयर इन ट्रबल। अमेरिका और इजराइल पूरी कोशिश कर रहे हैं रिजीम चेंज के लिए। पहले भी उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया लेकिन वो नाकाम हुए। तो आपको अपना टैक्टिकल आपको बेस बढ़ाना चाहिए था और आपको बड़ी सख्त इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी। और लोगों के जो भी मसाइल आ रहे थे, अगर महंगाई है, ईरान की करेंसी डाउन हो रही है, वट एवर इट इज़, फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन अब वहाँ को ये भी कहा करेंगे देन अगर वहाँ पर अमेरिकन इसराइली आ जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, क्या एलाइड प्रॉब्लम होगी, वो लोगों को बताने की बात है, जो मेरे ख्याल में नहीं बताया। दे आर वेरी लेट इन टाइम फेस और अब काफ़ी मुश्किलात इनके लिए खड़ी हो चुकी है। क्योंकि अगर अमेरिकन जैसे थ्रेट कर रहे हैं कि हम अब जाके अमेरिकन ईरानियन अवाम की मदद के लिए आ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो गजा में पैलेस्टीनियन के साथ जो जुल्म और बर्बरीत हुआ है, 70-80 हज़ार इनोसेंट लोगों को ब्रूटली मारा गया है। वहां पे ट्रंप का क्यों जमीन नहीं जागता, ये तो बिल्कुल सवाल आपका वैलिड है। वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी क्या? आपने वहाँ की मदद के लिए गए, आपने कुछ किया वहाँ पर, क्योंकि इजराइल के आपके साथ है इसलिए आपने किया। तो ये जो प्रसारण देखें, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड हो गया और इस खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक है। ईरान के लिए तो डिफिकल्ट हो रहा है, और अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है जी तो इट विल नॉट बी गुड फॉर रीजनल कंट्रीज के लिए, हम इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत फर्क पड़ेगा।
यू मस्ट रियलाइज, इसलिए मैं इस पाकिस्तान रिजीम बहुत चेंज की स्ट्रांग तरफ है। आता हूं कि अगर रिजीम चेंज होता है तो क्या रिप्रिकॉशंस होंगे रीजनल, जैसे आपने पीस की बात की। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ईरान के अंदरूनी मामलात है उसके अंदर क्या हुकूमत का क्रैकडाउन करना क्या रियासत को मजीद मजबूत करेगा या मजीद चैलेंजेस लाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो एक स्टेट का ये काम होता है कि तमाम सिटीजन्स को फंडामेंटल्स देना। अगर वहां के बासी निकले हैं रोडों पर वो अपनी फंडामेंटल्स मांगने के लिए, तो वो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एजेंडा है या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? देखिए, जिस वक्त भी वो शॉपकीपर महंगाई के लिए और उसकी प्रॉब्लम के लिए निकले थे, जी। दैट वाज द टाइम इसको उधर ही पकड़ लेना चाहिए था, उधर ही खत्म कर हम्म। देते, जो पैकेज उनको देना था हम्म। दे देते, उसको यहीं सप्रेस कर देते, इसको ज्यादा फैलने नहीं देना चाहिए था। जी। आप जिस स्टेज पे ये चले गए हैं और जिस तरीके से बैरूनी सपोर्ट आ रही है उनको, और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट का थ्रेट आ रहा है, तो हम्म। अब आप देखें इस स्टेज के ऊपर, पहले जब इसराइल ने अटैक किया तो उनको इंटरनल सपोर्ट, पूरी अवाम की, हुकूमत को जी। सपोर्ट शामिल थी। लेकिन जी। अभी अगर आपको अंदरूनी भी प्रॉब्लम हो और बैरूनी भी प्रॉब्लम हो, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये हम्म। बड़ी तशवीशनाक बात है, जिन्होंने पूरा प्लान तरीके से करके किया है। हम्म। चाहे उन्होंने कुछ इंस्टिगेशन की है, शॉपकीपर को साथ में लाया होगा, ये जब हम्म। ये इंटेलिजेंस के लोग प्लान करते हैं पूरा एक टोटलिटी में करते हैं। तो हम्म। अब जिस तरीके से बन गया, मेरे ख्याल में इट इज़ गोइंग वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अफगान ईरान रजीम के लिए इसको कंट्रोल कर सकें। या तो अभी भी इमीडिएटली ये पैकेज लेकर आए स्ट्रॉन्ग, जो अवाम को सेटिस्फाई कर सके। नंबर टू, अवाम की हुकूमत के अब के फेवर में बहुत ज़्यादा लोगों को निकलना चाहिए। दे शुड सपोर्ट जी। एंड दे शुड से कि अगर बाहर से कोई हमला होता है तो हम तमाम झगड़े छोड़ के, तमाम जी। प्रॉब्लम ख़त्म करके, वी विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, बिकॉज हम इसके लिए बैरूनी जब भी अटैक होगा, हम एज ए कौम इसको लड़ाई करेंगे और क्या एज ए कौम इसका मुकाबला करेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ईरानी अपोजिशन में आप क्या समझते हैं कौन से नुमाया चेहरे या जो है वो इलेक्टेबल्स, या हम कहें कि कोई ऐसे लीडर्स होंगे जो मुमकिन तौर पर आप समझते हैं कि रिजीम चेंज की सूरत में इक़्तिदार संभाल सकते हैं? क्या वो निज़ाम जो है वो जमहूरी होगा? क्या वो बैरूनी ताकतों के असर में आके एक नया सेटअप तश्कील पाएगा सर? आई थिंक वो आपके सामने जो है, ये इनके रजा पहलवी के बेटे जो हैं वो ही जी। ऑलरेडी इन टच विद अमेरिका में है, वो अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातें कर रहे हैं हम्म। एंड ही इज गोइंग टू द मेरे ख्याल में इनको लेकर आएंगे उसके साथ, ऑब्वियसली फिर वो उनकी अपनी मर्जी की हुकूमत बन जाएंगी, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। तो बहुत अरसे पहले भी जब अटैक हुआ था उस वक्त ही वाज रेडी और गिविंग स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ ईरान, इसराइल और अमेरिकन के लिए, और मैं ईरानी पब्लिक से बड़ा वो एड्रेस कर रहे थे, और अभी भी जी। उसके लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल द डे थिंग्स आर इन फेवर ऑफ रजा पहलवी, तो ही विल कम एंड ही विल टेक ओवर द कंट्री अलोंग विद अच्छा दैट सर, रजा पहलवी अगर विल कम एंड टेक ओवर द रिजीम, तो मीनिंग वाई इट लाइकवाइज सिनेरियो बन जाएगा वेनेजुएला वाला ना सर। वेनेजुएला में ट्रंप ने जिस तरीके से सर सारी चीजें खुद संभाल ली हैं, तो अब ये समझेंगे कि वो रजा पहलवी की सूरत में ट्रंप ने आके ईरान को संभाल लिया। रजा पहलवी के साथ जो भी हुकूमत बनेगी, इट विल प्रो अमेरिकन, प्रो इसराइल, क्योंकि ये उन्हीं की मर्जी से उनकी डील करके आ रहे हैं। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ईरानी लोगों को यही सोचना चाहिए कि आप पुरानी रजीम चाहते हैं और उसको ये आप मैंडेट करें कि आप जाके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन से अमेरिकन से मुज़ाकरात करके जहाँ टर्म पॉसिबल, जहाँ तक आप कर सकते हैं उनसे मुआहदा करें और अपनी कौम को, अपने मुल्क को तबाही से बचाएं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर यहाँ पर इसराइल और अमेरिकन आ जाते हैं तो आप देख लें कि कितना सीरियस इशू होगा पाकिस्तान के लिए। सिस्तान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान, दे जस्ट एक बॉर्डर के साथ, और फिर 900 से 1000 किलोमीटर हमारी लाइन, बॉर्डर लाइन है। तो आप ये देख लें कि वहाँ से दैट मीन दे आर सिटिंग राइट ऑन योर हेड, तो वहाँ पर बैठ के आपके लिए उनको सारे ये इस रीजन के लिए काफ़ी, नॉट ओनली फॉर दिस, इसके बाद आपके सामने फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को देख लें, वो फैन आउट करेंगे उस साइड पर, जॉर्डन भी लाइन में है, इजिप्ट भी लाइन में है, इवन टर्की को भी, जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स हैं इस्लामिक, सबको वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। ये उनका मकसद है और इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि, और ये हमारे अरब ममालिक को समझ नहीं आ रही है कि आप अपने आप को ये ना समझें कि आप बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे। अल्टीमेटली दे विल हैव कंट्रोल, पहले ही उन्होंने कंट्रोल लिया हुआ, बट
अमेरिकन बेड़ा वहां पर है, अमेरिकन बूट्स वहां पर है, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर है, अमेरिकन हम्म। बॉम्बर सारे वहां पर हैं, एवरीथिंग इज देयर। इसका मतलब ये हम्म। कि पूरे मिडिल ईस्ट पर अमेरिकन का ऑलमोस्ट कब्जा हुआ हुआ है। दे कब्जा हो। कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वी मस्ट रियलाइज। इसलिए वो पूरा जो ऑयल रिच ईरान है उसको कंट्रोल करके, और हम्म। वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको को और क्यूबा को जब इन कंट्रोल करे तो पूरे वर्ल्ड की हम्म। मैक्सिमम ऑयल और गैस रिजर्व्स को वो कंट्रोल करके चाइना को काफी एनर्जी क्राइसिस में लेके जाना चाहते हैं। अच्छा सर, इसमें ये बताएं, खासतौर पे अमेरिका की जानिब से जिस तरीके की मुसलसल धमकियां और सख्त बयानात आ रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि हम फुली तैयार और फुली लोडेड हैं, और उन्होंने जिस तरीके से डायरेक्टली मैसेज दे दिया है वहाँ की अवामुन्नास को, ईरान की, कि आप एतमाद में रहें, अगर कोई सूरत हाल मजीद शिद्दत पकड़ती है तो हम आपके लिए तैयार हैं। और कतर एयर बेस जो है अमेरिकन, उस पर भी इस वक्त हलचल है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये किसी किस्म का हमला करते हैं, वो किस नौइयत का हो सकता है? डायरेक्टली किसी लीडरशिप पे होगा, या कि फिर वो जिस तरीके से न्यूक्लियर बेसिस पे किया गया था? दोनों तरीके से करेंगे वो, इनकी लीडरशिप पे भी करेंगे, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप पे, और इनके जितने जी आपके इंस्टॉलेशन है मिलिट्री उनके ऊपर भी जाएंगे। नंबर टू बात यह है कि इसके साथ ईरान ने भी थ्रेट किया हुआ है। ईरान वट एवर इज पॉसिबल दे विल ऑल्सो हिट इजराइल, और उसके साथ से जहां से ये बेसिस से जहाज उड़ेंगे, ईरान ने पहले थ्रेट किया हुआ कि वी विल गो एंड स्ट्राइक दोज स्ट्रॉन्ग पोजीशंस आल्सो जहां पर अमेरिकन एस्टेट्स हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर बात है, लेकिन ओवरऑल जाहिर है कि जब आप एक सुपर पावर से लड़ते हैं देन देयर इज नो मैच टू इट, और आपको सफर होगा अगर आपके वेनेजुएला की तरह आपके अयतुल्ला खमीनी को और इनके लोगों को, रिजीम के लोगों को मार देते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं। अब उन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ है यहाँ पर, ईरानियन पब्लिक की बात है, जब ये अमेरिकन ऐसी बात करें देन दे शुड स्टैंड, दे शुड से दिस इज आवर इंटरनल इशू, वी विल रिजॉल्व इट, बट वी विल नॉट अलाउ एनी अग्रेसर कंट्री और एक्सटर्नल कंट्रीज के मुल्क कि वो आके यहाँ पर हमारे फैसले करें, हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे। दैट मैसेज मस्ट गो ईरानियन का पीपल वांट के रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए, बल्कि अवाम अपनी मर्जी की चेंज करें और डेमोक्रेटिक तरीके से दूसरों को लेके आए, बट नॉट ब्रिंग ए रिजीम विच इज लाइक वेर अमेरिकन और इजरायलीज। अच्छा सर, इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर ये हमला होता है, जो भी बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिकन है बेसिस, उसमें अब जिस तरीके से देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर एयर बेसिस हैं, कतर के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज के अदर ब्रदर ममालिक टूवर्ड्स ईरान, उनका क्या रोल होगा फिर यहाँ पे? देखिए दे आर हेल्पलेस, वो तो जहाज उड़ाएंगे वहां से, सारा कुछ अरेंजमेंट करेंगे, उनके बॉम्बर्स वहां पर आ गए हैं, B-5 और B-52 तो सब तमाम मौजूद हैं। एयर टू एयर सप्लाई जो फ्यूल सिस्टम है वो भी उनका टैंकर्स वहाँ पर है। ऑलरेडी दे आर डूइंग सर्टेन एक्सरसाइज, अपने आपने सारे ड्रिल्स को ठीक कर रहे हैं। मैं मीन के ईरान विल गो एंड हिट कतर के एयर बेस को हिट कर सकता है। उसके बाद जो वहाँ बहरीन का है, कुवैत के हैं, जहाँ जहाँ भी उनके जहाँ से जहाज उड़ेंगे और अटैक करेंगे, ईरान विल रिटेलिएट ओवर देयर। बट दैट मीन कि ये उनको और शूट करेगा, कि इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज ईरान के और खिलाफ हो जाएंगी। दे विल नॉट बी हैप्पी कि उनके बम्बार्डमेंट की जाए। बट मिडिल ईस्ट को रियलाइज करना चाहिए कि आपको चाहिए कि जी हम ये बेसिस हम आपको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे, बिकॉज हमारे से कोई इख्तलाफ नहीं है। आपके खिलाफ को कौन सा थ्रेट है, या तो कहीं रशिया का थ्रेट है, या चाइना का थ्रेट है, उसकी तो बात करें, बट अदरवाइज वी डोंट अलाउ द दे शुड पैसिफाई ईरान के लिए उनकी मर्जी से नहीं किए जा रहे, दे आर हेल्पलेस, ताकि ईरान भी सोचे 10वां अटैक करते हुए कि इससे मिडिल ईस्ट का एक पूरा एक जो जियोस्ट्रेटिक लोकेशन, जियोस्ट्रेटिक पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिक्स है वो पूरी चेंज हो जाएगी। ये बहुत चेंज होने की बात है, इससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका का ये है कि जी हम एक ग्रेट अमेरिका चाहते हैं, हम वो डोमिनेंस जो जो बहुत सारे ब्लॉक के कह रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात करें या ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, खासतौर पे मल्टीपोलर डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड या यूनिपोलर डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें सर ये बताएं, क्या वाशिंगटन जो है वो तल अबीब इजरायली लॉबी के मफादात को तरजीह दे रहा है, या वाकईतन ये इसमें रियलिटी है कि वो अमेरिकन के लिए ये सारा कुछ हार फैसले ले रहा है? देखें, जो इजराइल है ये अमेरिकन की प्रॉक्सी है, मीन कि जो वट एवर अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में, और उसके बाद आपके सामने जो उस साइड पर साउथ लैटिन अमेरिकन में वो अपनी मर्जी से कर,
और वो इसराइल को एज ए टूल यूज करता है, एज ए बगल बच्चा जिसको कहते हैं, वो उसको अब इस्तेमाल मीनिंग करता है। बाय जो लोग, जो मुबस्सिरीन, जो माहिरीन ये कहते हैं कि अमेरिका एक प्रॉक्सी है इजराइल की, उसको आप उनको गलत कहते हैं, मतलब कि आप ये समझते हैं कि अमेरिका एज ए टूल यूज करता है इजराइल को? डेफिनेटली ईरान, इसराइल इज अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन, अमेरिकन सुपर पावर वो क्या प्रॉक्सी हो सकती है? इकोनॉमी को थोड़ा वो होल्ड कर लेते हैं बट नॉट अदरवाइज। उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। मिडिल ईस्ट, दे वांट टू हैव कंट्रोल। पूरे वर्ल्ड का ऑयल गैस यहाँ पर है, उसके बाद लैटिन अमेरिका में है जहाँ पर वेनेजुएला में और मैक्सिको में और कोलंबिया में वो जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से 90% चाइना ऑयल ले रहा था। अब अगर चाइना को एक्सेस नहीं मिलती, अब सोचें उनको एनर्जी क्राइसिस कितने हो जाएंगे। ईरान से भी तो मैक्सिमम ऑयल जो है वो चाइना ले रहा था। अगर आज यहाँ पर आके अमेरिकन बैठ जाते हैं तो ये भी एक्सेस खत्म हो जाती है, तो उनके लिए कितने क्राइसिस हो सकते हैं। आप सोचेंगे ये प्रॉब्लम नहीं सर, ये कि कुछ क्रिटिक अब ये लिखते हैं कि ये जो ग्लोबल सोसाइटी है, ये अब गैस, ऑयल, इन तमाम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनसे बढ़कर ये सोसाइटी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो चुकी है, जिसमें जो इजराइल है वो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है। तो वो ये समझते हैं कि बहुत सारी सूरतों में फैसिलिटेट करता है अमेरिका को इजराइल। नहीं, देखें, बात ये है कि एनर्जी के लिए आपको ये तो ऑयल गैस तो चाहिए ही ना। आपने जहाज उड़ाने हैं, आपने जो काम भी करना और है, वो सर टेक्नोलॉजी से जहाज को डेड कर देते हैं। जहाज से, लेकिन उड़ाने की एनर्जी चाहिए तो है ना। तो टेक्नोलॉजी चाहिए, बिल्कुल। एनर्जी रिसोर्सेज, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ईच अदर। तो ये इसलिए चाइना को बहुत इसकी वजह से काफी सेटबैक हो गए। लेकिन चाइना हैज टू थिंक नाउ कि व्हाट एक्शन दे हैव टू टेक। मे बी वो आप इसके अंदर, बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर शायद वो कुछ सेक्शन और अमेरिकन के लिए क्रिएट करें, वो बात हो सकती है। लेकिन रशिया एंड चाइना शुड, आज देखे ना, इसके बाद खुल्लम खुला उसने तो अपना मन कर दी। कहाँ कौन से जंगल का कानून है कि आप एक मुल्क में यूनाइटेड नेशन भी अप्रूवल ना लें, किसी जी की भी बिल्कुल। अप्रूवल ना लें, और आप जाके एक मुल्क के प्रेसिडेंट को उठा के ले आएं और वो देखते बिल्कुल। रह जाए, दुनिया देखती रह जाए। एंड दिस सर इज गोइंग जंगल टू का ही सेम कानून है हैपन ईरान। सोसाइटी में इस वक्त। जी, ईरान में भी होने लगा है। देखे ना, ईरान इज ए सॉवरेन कंट्री, बिल्कुल। और वहाँ के आप 57 इस्लामिक ममालिक चुप करके बिगी बिली बन के बैठे हैं। ओनली स्टेटमेंट जो दे रहा है वो पाकिस्तान खुल के दे रहा है स्टेटमेंट ईरान के पेपर में, बिकॉज इट सीरियसली अफेक्ट्स अस। ईरान सेफ मीन्स पाकिस्तान इज अ कुशन बफर, अदरवाइज देयर बिल्कुल। नो बफर आप सामने। अच्छा सर, इसमें ये कि ग्रीनलैंड की जैसे हम बात करें या वेनेजुएला की भी बात करें, तो वेनेजुएला में वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। पेट्रो डॉलर सोसाइटी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वेनेजुएला में ये बात आई कि वो चीन को, रूस को, दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो उनकी करेंसी के अंदर पेट्रोल दे रहा था। और दूसरी जानब हम बात करें अगर ग्रीनलैंड की, जैसे ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि रूस और चीन वहाँ पे आप मेरा पड़ोसी बने, तो ईरान जो है वो बहुत सारे तिजारती मुआहदात हैं चीन के साथ, रूस के साथ। तो फिर क्या समझते हैं इस तसादुम की सूरत में, क्या रूस का और चीन का महज सफारती हिमायत तक महदूद रहेगा या कोई अमली सतह पर ईरान के साथ खड़ा होंगे सर? देखिए, अगर उन्होंने खड़ा हो जाना था तो उनको भी स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड वी विल टेक सच एक्शन। लेकिन दे आर क्वाइट, बिकॉज चाइना डजंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट टिल द टाइम वो और इकोनॉमिक तरक्की करता है और मिलिट्री पावर को और बढ़ा लेता है। हालांकि अभी वो बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है। So they are not in a position to go for conflict, और वो इनका रूल भी नहीं। दे वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ईरान, अमेरिका ने देखें, लिबिया में गया, इराक में गया, वियतनाम में गया, सीरिया में गया, उसके बाद ईरान से लड़ाई की, अफगानिस्तान में गए। उन्होंने अपने काफ़ी रिसोर्सेज ड्रेन आउट किए हैं, लेकिन चाइना ने कोई नहीं किया। ऑटोमेटिकली हांगकांग उनके पास आके उनको मिल गया विदाउट फाइटिंग। लाइक दे फील इसी स्टेज के ऊपर ताइवान भी उनको इसी तरह मिल जाएगा, वापस आएगा। That's what they want, कि इस पोजीशन में है कि फिर इनकी बात को दुनिया समझे और माने, अमल करे। That stage they are still yet to come। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यही सोचा कि इस स्टेज के ऊपर जब कभी वो इस कंडीशन में है और टेरर दुनिया पे लगाने शुरू कर दिए, तो मैं इसका फायदा उठाते हुए ये काम कर लूँ। वरना आप मुझे बताइए, उसने कहा कि मैं ना यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को मानता हूँ, ना उनके कवानीन को मानता हूँ, ना इंटरनेशनल कवानीन को मानता हूँ। मेरा अपना कानून है, मैं जो चाहूँगा करूँगा अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए। एंड दैट्स एंड ऑफ इट। मीन्स यूनाइटेड नेशन इज नाउ रिडंडेंट, इट हैज नो वैल्यू। कोई जाने की वहाँ जरूरत नहीं है। पहले तो जस्ट
जी, खुद काट गया। जी जी सर, जी जी, कंटिन्यू प्लीज सर। तो ये चीजें हैं जिसको आप अभी देखें तो वो चाइना इज नॉट इन अ पोजीशन। होता तो अब आपके सामने है, जितना बड़ी वो उस गजा में उसने मारा मुसलमानों को, पैलेस्टीनियंस को, जी। क्या ये इंसानी हकूक की बात नहीं है? क्यों नहीं उसने कहा कि मैं वाह भाई, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। हाँ, अब तो दूर से। हमारा 20 मिनट का हो गया ना? हाँ ठीक है। जी नाज़रीन, हमने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे ईरान और ट्रंप की जो बातें चल रही थी, जिस तरीके से बड़ी ब्रिगेड हमने कमाल की बातें की हैं, और अपकमिंग देखें ग्लोबल सोसाइटी का क्या इस पे रिपरकशंस और क्या जो है वो जो स्टैंड आता है, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। प्रोग्राम के दूसरे चंक में भी इस पर थोड़ी बात करेंगे और उसके साथ साथ पोलिटिकल सिनेरियो पर भी बात करेंगे। अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर भी आपके साथ हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।